नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। आज हम जानेंगे कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, काफ़ी सिंपल। तो वाइल स्टडिंग द डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस वी विल सी मोशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, द एवरेज फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स फ्रॉम ऑल द मॉलिक्यूल्स of an ideal gas. ठीक है, then we will see the average pressure exerted by all the molecules of the gas. So this we will see while deriving the pressure formula. ठीक है, then second topic we will have kinetic interpretation of temperature. What we will do using the formula of the pressure, we will calculate the energy of the one molecule and we'll see how the energy is related to temperature. ठीक है ना, किस तरीके से temperature is a measure of the average kinetic energy of the gas molecule. समझ में आई चीज़ें। then we will have its key implications. then we will see the root mean square speed. what is the root mean square speed of the गैस मॉलिक्यूल, वो हम जानेंगे। ठीक है, एंड इट्स की फीचर्स एंड देन एटमॉस्फेरिक इम्प्लीकेशन। तो 3 टॉपिक हमारे पास है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें पढ़ना है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमें जानना है, ठीक है, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो ये 2 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। समझ में आई चीज़ें। तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट अस सी, देखो कंसीडर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, क्यूबिकल कंटेनर हो गया साइड एल। तो एक एल साइज का कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर, इसमें गैस फिल्ड है। ठीक है ना, तो वो गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थोरोली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो वॉल्यूम कितना हो गया, V इज इक्वल टू एल क्यूब। समझ में आया। और टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम एज्यूम कर लेते हैं n है, और एक पार्टिकल का मास कितना है m, प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना m, और दे आर मूविंग रेंडमली विद वेरियस स्पीड्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया था, कि हाउ द स्पीड, ठीक है, इज ए डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो लेट अस सी, तो मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, यदि हम सिंगल पार्टिकल का मोशन कंसीडर करें तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, टोटल वेलोसिटी उसकी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी v। तो x डायरेक्शन में कितनी होगी, vx। ठीक है, y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में vz। ठीक है, तो रिजल्टेंट को मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स प्लस के v स्क्वायर वाई प्लस के v स्क्वायर जेड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। समझ में आया। ठीक है, हम सिंगल मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करके चलेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को हम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस ले, देखो यदि आप ध्यान से, तो मेरे पास एक फेस तो देखो कंटेनर का ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा फेस मेरे पास कंटेनर का ये हो गया। तो जब कंटेनर एक फेस से दूसरे फेस की तरफ ट्रैवल करेगा तो ये सिंपली मेरे पास एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन अभी ले रहा हूँ। तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का, ठीक है ना, mvx। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना होगा पार्टिकल का, माइनस के mvx। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन विद द वॉल। समझ में आया। तो वॉल से स्ट्राइक करने के बाद, तो चेंज इन मोमेंटम यदि मैं निकालूं ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्स डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम सिंपली क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है, माइनस के mvx, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में आ गया ना आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। ठीक है, और इनिशियली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। समझ में आया। तो देखो माइनस के 2mvx इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बाय द न्यू थर्ड लॉ, वॉल गेन कितना करेगी, मोमेंटम प्लस 2mvx इज द मोमेंटम गेन्ड बाय द वॉल। ठीक है ना, व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स इट। समझ में आई बात। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सेकंड टाइम बिटवीन कोलिजन्स विद द सेम वॉल। अब देखो एक वॉल हमारे पास ये है और एक ही है। ठीक है ना, तो ये फेस मैंने A1 मान रखा है, A है ना, और ये फेस मान लेते हैं A2, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो पार्टिकल देखो क्या है, तो ट्रैवल जब करता है पार्टिकल, अब ध्यान से देखो, तो जब पार्टिकल स्ट्राइक किया तो पहला स्ट्राइक यहाँ किया ना, समझ में आया, तो फर्स्ट स्ट्राइक कर दिया। अच्छा, अब स्ट्राइक के बाद दूसरा स्ट्राइक कब करेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक हो गया, तो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद वो यहाँ पर आया, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, L। समझ में आया। फिर वापस यहाँ से स्ट्राइक करके बाद फिर से यहाँ पर आया, फिर से इसी पर स्ट्राइक किया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, L। तो सेम वॉल पर सेम वॉल, तो टाइम कोलिजन निकालना है बिटवीन द सेम वॉल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, 2L डिस्टेंस ट्रैवल की है। समझ में आया। और एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, vx है उसके पास, तो डेल टी कितना आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता है, तो 12 अपॉन में vx। समझ में आया। सो टाइम इंटरवल है बिटवीन कोलिजन्स विद द राइट वॉल। राइट वॉल कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। नाउ नेक्स्ट, हम अब एवरेज फोर्स यदि निकाले ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, तो हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये वन मॉलिक्यूल के कारण ही तो मैं निकाल रहा हूँ, तो कितना मोमेंटम उसने वॉल को दिया, तो वॉल को मोमेंटम कितना दिया, 2mvx, और टाइम कितना है मेरे पास, डेल टी। ठीक है ना, 2mvx अपॉन में और ये 2L अपॉन में vx। तो मेरे पास मोमेंटम क्या होता है, fx इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी तो होगा। समझ में आई बात। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, vx ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास से सिंपली आ गया ये। ठीक है ना, mv स्क्वायर अपॉन में L।
तो ये एक मोलिक्यूल के कारण हुआ है ऐसा, ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, किसके कारण हुआ है? सिर्फ एक मोलिक्यूल के कारण। अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल हो, तो उस केस में क्या किया जाए? तो मान लो एक मोलिक्यूल की स्पीड मेरे पास ये है x डायरेक्शन में, ठीक है, तो दूसरे मोलिक्यूल की मान लो क्या होगी, x2/L, समझ में आया? फोर्स। एक और ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल है तो मैं सभी को प्लस कर दूंगा ना, और मान लो मेरे पास n मोलिक्यूल है, ठीक है, तो मैं यदि टोटल फोर्स निकालूँ तो टोटल फोर्स मेरे पास क्या है, इन सभी को सम करके लिखता है। ये तो एक मोलिक्यूल के कारण निकाला था ना मैंने, तो सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो m/L तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं आई की वैल्यू 1 से लेके और कैपिटल N तक, है ना, समझ में आया? और ये v²x, ठीक है ना, आई, कोई डाउट है? तो ये 1 लगा देंगे आई की वैल्यू, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो ये आ गया सिंपली, कोई डाउट है? अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद हमें क्या समझना है, तो ये मेरे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया, ठीक, वो सॉरी टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने टोटल फोर्स हमने क्या निकाली, टोटल फोर्स फ्रॉम ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब एक छोटी सी बात हमें सोचनी है, क्या, अब देखो पार्टिकल रैंडमली कोई ऐसे मूव कर रहा है, यदि हम सॉरी अभी हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की बात करें, तो देखो ऐसे वे पार्टिकल जा रहा है, ऐसे पार्टिकल जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी यदि मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, चाहे तो देखो उसको ऐसे लिख लो या फिर उसको ये ऐसे लिख लो, बात एक ही है, तो वो तो टोटल कितनी आएगी, 0, समझ में आया? क्योंकि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लस माइनस करके टोटल 0 आ जाएगा। तो ऐसे तो मैं बिल्कुल भी कभी भी अपनी वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकता। यदि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल्स की निकालूंगा तो सारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके मीन लेंगे। कैसे करके, स्क्वायर करके। तो हम स्क्वायर करके क्या लेंगे, मीन। तो पहले पार्टिकल का स्क्वायर किया, उसकी वैल्यू एक्स डायरेक्शन वाले का, फिर मैं दूसरे का करूँगा, ऐसे ही करते करते मैं सभी का स्क्वायर कर दिया मैंने, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सिंगल करके एक स्क्वायर नहीं करूँगा तो सारा एक प्लस माइनस करके सब 0 हो जाएगा, ठीक है, और अपोन में कितना आ गया, n पार्टिकल, ठीक है, कोई डाउट है? तो ये मेरे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन। कोई डाउट है, समझ में आई चीज़ें? तो ये मैंने किया है। तो मैं इसको यहाँ पे यदि इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/n, ठीक है ना, समझ में आया? और ये i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ठीक है ना, स्क्वायर i, ठीक है, कोई डाउट है? मैंने कैसे लिखा, समझ में आई चीज़ें? तो ये एवरेज लगाना भूल गया, है ना। तो ये एवरेज किया हमने, किसका, स्क्वायर करके एवरेज लिया है, ठीक है। तो यदि मैं ये n इधर लेके चला जाऊँ सिंपली, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये, ठीक है, कोई डाउट है? तो यही टर्म जो है मेरे पास यहाँ पर, है ना, हमारे पास, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m/L, और ये n आएगा, ठीक है ना, और v²x, ठीक है, कोई डाउट है? ये जो मेरे पास टर्म थी ना, इसी को मैंने लिखा है क्या, m/L तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, n, ठीक है ना, v²x, स्क्वायर करके मीन लिया हमने, समझ में आया? तो प्रेशर कम्युनिकेटेड टू द वॉल इन x डायरेक्शन यदि मुझे निकालना हो, तो फोर्स आ गया x डायरेक्शन में टोटल, तो हम जानते हैं सिंपली प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो Fx/L², है ना, साइड L है तो एरिया L² हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास m/Ln, ठीक है, कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, L² कर देंगे तो ये L³ हो जाएगा जनरली, और L³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ये बन गया ना L³, और L³ क्या होती है, वॉल्यूम, तो ये Nm v²x, ठीक है, अपॉन में v, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है, मीन लिया हमने, किसका, स्क्वायर किया है स्पीड्स का, ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो पार्टिकल तो क्या है, आइसोट्रोपिक है, एंड मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन देखो सिंस द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, तो विद नो प्रीफर्ड डायरेक्शंस, प्रीफर्ड डायरेक्शन तो है नहीं, सारी हमने तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एक डायरेक्शन लिया, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो सारी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, वाई में भी जा रहे हैं, जेड में भी जा रहे हैं, तो क्या आइसोट्रोपी है, ठीक है ना, ऑल डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल, ठीक है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो जो मेरे पास मीन स्क्वायर्ड आएगा, ठीक है ना, वो तीनों का इक्वल होगा, समझ में आई बात, क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है, तो मैं टोटल प्रेशर को एवरेज कर सकता हूँ ना, px py pz अपॉन में 3 ऐसे निकाल सकता हूँ मैं सिंपली, देखो 1/3, ठीक है। तो px मेरे पास क्या है, n m, देखो, है ना, अपॉन में v, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आप ध्यान से देखो, v²x प्लस के v²y प्लस के v²z, ठीक है ना, समझ में आई बात, मैंने कैसे किया। तो एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में प्रेशर है, प्रेशर एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है यहाँ पे, वैसे मत समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखो तो सिंपली ये आ गया मेरे पास, ये तीनों क्या है, ठीक है, तीनों मेरे पास क्या होंगे, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो देखो तीनों जब ये इक्वल होंगे तो मैं रिजल्टेंट यदि निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन देखो तीनों इक्वल है ना, तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 n/v, तो इन तीनों का मेरे पास रिजल्टेंट है तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यही मेरे पास प्रेशर होता है, ध्यान रखो,
यही प्रेशर का फॉर्मूला है जो हमें डराइव करना था। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब तो यदि आइसोट्रोपिक भी नहीं है तो तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना? समझ में आया? तो देखो तीनों इक्वल थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मीन स्क्वायर स्पीड रिलेशन जो है, आइसोट्रोपिक मीन स्क्वायर रिलेशन, ध्यान रखना। तो तीनों इक्वल थे ना, तो इस वजह से मैंने यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का निकालना हो तो देखो क्या क्या है, 1/3 कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया है ना, टोटल का 1/3 कर दो। तो ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो टोटल प्रेशर हमने निकालना था, टोटल प्रेशर हमने निकाल दिया। समझ में आया? और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो P = 1/3। ठीक है। अब देखो N में V क्या है, नंबर डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N/V को मैंने स्मॉल n से लिख लिया और ये मेरे पास m आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है? अब देखो और कैसे लिखा जा सकता है इसको। अब आप गौर से देखो, ये तो एक पार्टिकल का मास m है और कितने पार्टिकल है n, तो ऊपर तो कितना आ गया, ऊपर तो टोटल मास आ गया मेरे पास, आ गया नहीं आ गया? ठीक है ना। और नीचे क्या है, वॉल्यूम। समझ में, ऊपर तो टोटल मास और नीचे वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है नहीं होता डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको कोई सी एक फॉर्म ध्यान रखनी है, उसी से हम आप आसानी से सारी फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ में आया? तो यदि आप ध्यान से देखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, वो को रिलेट करता है माइक्रोस्कोपिक से, जैसे मास है और मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब यदि गैस के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, म्यू है ना, मोल्स एन भी लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, लेकिन एन हम नहीं लिख रहे क्योंकि एन हमने पार्टिकल डेंसिटी से लिखा है। तो म्यू क्या हो गया, एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आपने मोस्ट प्रोबेबली 9th क्लास में जब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के होंगे तो शायद हो सकता है तब आपने किया हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब मेरे पास जो हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने क्या P = 1/3 N m/V। समझ में आया? ये हमने फॉर्मूला भी प्रूफ किया। तो मैं देखो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं PV = 1/3 mN/V², ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। सेम चीज़ है ना, V इधर चला गया, देखो ये आ गया। और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, PV = 1/3 नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल M V²। ठीक है, अब हमने देखो कैपिटल M क्या है, मेरे पास क्या, मोलर मास। मोलर मास क्या है हमारे पास, मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू में एवोगैड्रो नंबर। समझ में? अब आपको ये हमने कैसे लिखा, आप ध्यान से देखो, स्मॉल m इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, मोलर मास। अब ये मोलर मास हमने लिखा कैसे? ठीक है ना, अब आप जानते होंगे हमारे पास क्या होता है कि यदि मैं टोटल मास लिखूँ पार्टिकल का, तो गैस का टोटल मास लिखना हो तो क्या होगा, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ ईच पार्टिकल, ऐसे तो लिखूंगा मैं। समझ में आई बात? तो हमें क्या लिखना है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, N मैं जानता हूँ, N हमारे पास क्या होता है कि मोलर नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर इनटू में मास। तो ये मेरे पास क्या आता है, टोटल मास आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट वो गैस का। ठीक है, तो यदि मैं फॉर 1 मोल के लिए बात करूं, है ना, फॉर 1 मोल के लिए बात करूं, तो जो मास होगा गैस का वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। ठीक है ना, तो मोलर मास होगा, तो मैं मोलर मास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ जब 1 रखूंगा तो मैं m इनटू में n। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे m क्या है, मोलर मास है, तो मोलर मास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल m एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, कोई डाउट है? ठीक है, तो ये मेरे पास इस टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर सोल्व यदि करें फॉर 1 मोल, तो मैं लिख सकता हूँ PV = 1/3 m। ठीक है, कोई डाउट है? समझ में आई बात? आगे देखो, अब देखो प्रेशर हम जानते हैं, देखो 1/3 ρV², तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 1/3 ρV², इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। बात करते हैं हम देखो रूट मीन स्क्वायर की। जब हम कहते हैं ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो देखो अभी जब मैंने प्रेशर जो प्रूफ किया था तो वहाँ मैंने बताया था, तो जब हम कहते हैं ना रूट मीन स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब हो गया हम क्या करते हैं, रूट लेंगे। ठीक है, किसका, स्पीड का क्या है, रूट लिया हमने, किसका, मीन स्क्वायर स्पीड। तो स्पीड इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात, V², है ना, अपॉन में n। देखो स्क्वायर करके क्या क्या है, मीन लिया हमने, और यही हमारे पास क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो VR², VRMS क्या बन जाएगा मेरे पास, ये टर्म आएगी। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, हमने क्या लिया है, मीन लिया है ना, स्क्वायर करके। समझ में आया? ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट सर्कल किया है ना, उस चीज़ को मैंने लिख दिया। कोई डाउट है? तो ये आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो, VR²MS का मतलब क्या हो गया, हमने स्क्वायर करके क्या लिया है, मीन लिया है। ठीक है, वो या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर करके क्या लिया है, मीन लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। कोई डाउट है? तो इसलिए देखो 1/3 ये मेरे पास
mn और v इस सिंपली हमने ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है, तो ये सिंपली वी आर स्क्वायर ms लिखा है, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो ये आ गया, तो सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन तो निकाला है 1/3 mn v², समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सिंपली हमने यही तो निकाला P = 1/3 mn v², ठीक है। या मैं इसको थोड़ा सा 1/3 है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब n को क्या लिख दिया मैंने, है ना, नंबर डेंसिटी होता है ना हमारे पास, अपॉन में v को मैं इस साइड लेके चला गया, सिंपली मेरे पास ये आ गया, कोई डाउट है? अब यदि आप गौर से देखना, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो अब ना ऊपर 2 और नीचे 2 की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, ऊपर भी मैंने क्या करना है, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किया मैंने, और नीचे भी मैं क्या कर दिया मैंने 2 की मल्टीप्लाई किया, जस्ट रीअरेंज किया मैंने। अब देखो मैं यदि 2 से 2 को काट दूंगा तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने जब ऐसे लिखा तो ये मेरे पास क्या है, m क्या है, स्मॉल m, मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो PV = 2/3 NE, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे लिखा रहता है PV = 2/3 N, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऐसे भी लिख देते हैं के से, और एवरेज लगा देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कैसे ध्यान रखते हैं, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, समझ में आई बात। तो ये कोई डाउट है, ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, चाहे तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो पर यूनिट वॉल्यूम देखो रिलेशन क्या आएगी, P/2/3 N ये आ जाएगा, है ना, फुल यूनिट वॉल्यूम, समझ में आई बात, कोई डाउट है? अब देखो हमने क्या करना है, इस रिलेशन को ना आइडियल गैस इक्वेशन जो है आप उसे कंपैरिजन करो, तो वो PV = नंबर ऑफ मोल्स इनटू में RT, तो यही तो होता है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों टर्म क्या होगी, मेरे पास इक्वल होगी, समझ में आया। तो देखो ये दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है, कोई डाउट है? तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3 N μ RT, ठीक है, कोई डाउट है? अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2/3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो ये कट गया, कोई डाउट है? तो मेरे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 3/2 ऊपर इधर चला गया, 3/2 R/NA/T, ये मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 3/2 kBT, ठीक है। तो ध्यान रखना KB = R/NA, यानी एवोगैड्रो नंबर, R क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, तो एवोगैड्रो नंबर का क्या है वैल्यू, थे 1.38 × 10⁻⁻23। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो एवरेज का देखो 3/2 कांस्टेंट, KB इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है, समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो जो टेम्परेचर है इट इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एट अ गिवन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेज हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, ठीक है। कोई भी गैसेज जो मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और दोनों का जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या है, सेम है। तो जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल की, दोनों में, इसमें भी सेम आएगी और इसमें भी सेम आएगी रिगार्डलेस ऑफ द गैस, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस। बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। तो देखो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके हिसाब से क्या है, यदि T टेंड्स टू 0 केल्विन, है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूल्स वुड हैव 0 काइनेटिक एनर्जी एंड सीजेस ऑल मोशन, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिकली हमने पढ़ा है, मैंने जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ाया था, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जाना था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से मैंने प्रूफ भी किया था, सारी चीज़ें हमने देखी थी कि इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर सिस्टम पोजेज सम एनर्जी, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी इवन एट एब्सोल्यूट 0, ठीक है, समझ में आई बात। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है मॉलिक्यूल की, ठीक है, समझ में आया। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हो गया, 300 केल्विन, है ना। तो 3/2 यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे, तो मेरे पास ये लगभग कितना आता है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। यानी रूम टेम्परेचर पर ना जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी किसी गैस मॉलिक्यूल्स की वो कितनी होगी, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इतनी ज़्यादा स्मॉल एनर्जी है कि यदि रूम टेम्परेचर पर 2 गैस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन में वो इतनी एनर्जी यदि एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर रहे होंगे ना कोलिजन में, ठीक है, तो तभी मॉलिक्यूलर जो हमारे पास एक्साइटेशन है वो होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी स्मॉल एनर्जी है। तो इवन यदि ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाए ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर स्टेट में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल एनर्जी है। और ये जस्टिफाई भी करता है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं दे आर परफेक्ट हार्ड स्पेयर विदाउट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आई बात।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा विग्रस मोलिकुलर मोशन होगा और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस मोलिक्यूल प्रोसेस करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये नेक्स्ट हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अब देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मैंने अभी बताया भी था, जो रैंडमली इधर उधर मोशन जब पार्टिकल करते हैं, ठीक है, तो जो उनकी जो एवरेज स्पीड वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेके मीन लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स का स्क्वायर करते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सभी पार्टिकल्स का हमने एन पार्टिकल्स का क्या कर दिया, स्क्वायर, और फिर तब क्या लिया हमने, मीन लिया उनका। ठीक है, समझ में आए बात। और मैं इसका रूट ले लेता हूँ, रूट लूँगा ना, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है इसलिए मैंने रूट लिया है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तभी तो डायमेंशनली मेरे पास चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। तो यही मेरे पास क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, समझ में, दोनों साइड में यदि स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन किया मैंने स्क्वायर वेलोसिटी का। ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट है। और मैंने प्रेशर जब पढ़ा रहा था मैं आपको, मैंने उसमें केस में बताया था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ें। तो हमने अभी अभी क्या देखा था कि एक जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kBt। ठीक है, समझ में, वेलोसिटी के टर्म्स में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 m² इज इक्वल टू 3/2 kBt। कोई डाउट है। तो उसकी जो 2 से 2 कट जाएगा, मीन स्क्वायर स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/m kBt, है ना। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 3/में KB को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं KB इज इक्वल टू R/में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो ये R स्मॉल m T। ठीक है, और ये क्या होता है, मोलर मास मेरे पास, तो 3RT/में मोलर मास। कोई डाउट है, समझ में आया। तो ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, V² MS किसके इक्वल होगा, एवरेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं रूट ले लूँगा यदि दोनों साइड, तो मेरे पास क्या सिंपली आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो √3RT/m या 3 kBt/m मोलर मास के टर्म्स में लिखा है। ये मेरे पास मास जो है मोलर मास नहीं, इट्स अ सिंपल मास इन किलोग्राम। समझ में आया। तो की फीचर्स क्या है, तो यदि आप ध्यान से देखो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है पार्टिकल का, अब देखो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की यदि हम बात करें तो √T। समझ में आया। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो देखो कह रहा है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस की एट 68.2 केल्विन टेम्परेचर। तो यदि मैं और ये मान लो मेरे पास तो कितना है यहाँ पर, इस टेम्परेचर पर मान लो कितना ले लेता हूँ मैं 68.2, और ये V' ले लेता हूँ कितने टेम्परेचर पर, और ये 273 केल्विन। समझ में आया मैंने कैसे किया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया है। कोई डाउट है। तो जो R रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है एट 68.2 इज़ एग्जैक्टली 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू। तो यानी यदि इनको हम सोल्व करेंगे तो 1/2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 V' RMS। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। मोलिकुलर वेट डिपेंडेंस की बात करें या वेट की बात करें तो रूट मीन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई चीज़ें। तो देखो मास यदि ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी, वो स्पीड जो होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो जो लाइटर गैस होगी जैसे हाइड्रोजन है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी है कुछ गैसेस की मीटर पर सेकंड में। ये हाइड्रोजन का है, ठीक है ना, हीलियम है, वाटर हो गया, मतलब वेपर फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, आर्गन है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर सम जस्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट रूम टेम्परेचर। देखो एटमॉस्फेरिक इम्प्लीकेशंस क्या है, तो देखो प्लैनेट को जो हमारा एस्केप वेलोसिटी की यदि बात करें तो अर्थ से यदि एस्केप करना है तो ऑब्जेक्ट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है, जनरली √2gr होती है, या मैं अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल वैल्यू बात करूँ तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। ठीक है, मून की यदि हम बात करें तो जो मून के सिंस टिपिकल गैसेस जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, देखो अर्थ और मून का कंपैरिजन की बात कर रहा है, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है। तो जब एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर पार्टिकल एस्केप ही नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, यानी कह सकता हूँ मैं अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। मून के केस में क्या, उसकी मात्र एस्केप वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो उस पर पार्टिकल्स होते हैं उन यदि सरफेस पर कोई पार्टिकल्स जो है जनरेट भी हो रहा है तो वो क्या कर जाएगा, एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर स्पीड है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, होता है थिन एटमॉस्फेयर होता है, बहुत थिन होता है। ठीक है ना, गैस स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होगा लेयर बनना। ठीक है ना, तो जो लाइटर गैस है
अब जैसे हमने बताया रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो कम मास ज़्यादा स्पीड। तो जो लाइटर गैस है जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम है, उनका जो हायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा, मास कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो वो इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। ऑक्सीजन है ज़्यादा होता है तो नियर द सरफेस मिलती है, समझ में आया। तो ये जो काइनेटिक डिस्क्रिप्शन हमने देखा है ना, वो इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द परसिस्टेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। और जो पोल्यूटेंट्स जनरली होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाई दे आर क्लोज टू सरफेस, इट्स बिकॉज ऑफ देयर मास, इट्स बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, ठीक है ना, हाउ द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू देयर मास। समझ में आई चीज़ें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।